नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादियों की भीड़ उमड़ी। मौके पर कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम जीडी इस सभागार में अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग करेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया और बड़ी तादाद में लोग जो हैं पहुंचे इस जनता दरबार में। कई विभागों के अधिकारियों को भी खास तौर से बुलाया गया था। कहीं ना कहीं जहन में यही रहा होगा कि किसी भी विभाग से जुड़े अगर किसी की कोई समस्या है तो वहीं पर जवाब तलब हो और क्या संभावनाएं हैं उसको निपटाने की, इस पर बात हो। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, जनता दरबार के बारे में बताइएगा और ये भी कि खास तौर से ज्यादातर समस्या किस विषय पर लोगों को आई जो उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब गोरखपुर दौरे पे आए हैं वो लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द को बांटना नहीं बोलते और शायद इसी के कारण जब भी मुख्यमंत्री आए हैं तो बड़ी संख्या में फरियादियों से मिलने के लिए आते हैं। पिछले दौरे से मुख्यमंत्री के जो जनता दरबार है उसका टाइम और उसका स्थान को बदल दिया गया। पहले अपने कार्यालय में ही वो मिला करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री वृद्धाश्रम में मिला करते हैं। और जो फरियादी आ रहे हैं उसमें सबसे अधिक जो मामले सामने आते हैं वो जमीन से जुड़े हुए मामले आ रहे हैं और या फिर थाने के मामले आ रहे हैं। छोटे छोटे जो काम लेखपाल स्तर पे और तहसील स्तर पे निपट जाने चाहिए वो स्तर के काम अब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि जो अधिकारी हैं, जो तहसील स्तर के अधिकारी हैं, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और शायद इसी के लिए जो फरियादी हैं उनको दूर दूर से आके मुख्यमंत्री के यहाँ गुहार लगाना पड़ रहा है। कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं कि जो थाने पे पीड़ित जा रहा है उसके एफआईआर नहीं लिखा जा रहा, पीड़ितों की थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो भी मुख्यमंत्री के यहाँ जब आके अपना फरियाद लगाता है, गुहार लगाता है, तब जाके उसका काम होता है। तो जितने भी जनता दरबारी आ रहे हैं उसमें 90% के करीब छोटे मामले के ही लोग मुख्यमंत्री से मिलने आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रामगोपाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मामूली से मामलात हैं जिसको लेकर लोग मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि मामले भले ही मामूली हैं लेकिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है शायद वो उनको संजीदगी से नहीं ले रहे, ताकि और यही वजह है कि लोगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़ रहा है। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें मिशन 2019 पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल बैठक में शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बैठक 2019 पर मंथन, बीजेपी की उच्च स्तरीय बैठक है और खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शरीक हो सकते हैं। रंजना हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, क्या कुछ महत्वपूर्ण है इस बैठक में, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आज जो यहाँ पे पार्टी कार्यालय पे बैठक हो रही है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली में भी बैठक बुलाई है जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष और सीएम को जाना है। तो इस तरह से एक यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रायर बैठक है यहाँ पे और काफी अहम बैठक होगी, क्योंकि ग्राम स्वराज अभियान जो बीजेपी ने चलाया अभी और जिसमें दलितों के यहाँ खाने को लेकर के काफी बवाल भी मचा, विपक्षियों ने भी निशाना साधा। तो उस तरह की तमाम ऐसी चर्चाएं होंगी जो यहाँ पे होंगी कि उसका फीडबैक क्या रहा, क्या दिल्ली को रिपोर्ट करनी है, किस तरह से तैयारी रहेगी, मिशन 2019 के लिए क्या प्लान तैयार किया है यूपी बीजेपी ने। इस तरह की तमाम चर्चाएं होंगी। सरकारी योजनाओं को लेकर के जमीन पे जो उतारने की बात थी, जो मंत्री थे बीजेपी के, उनको जो प्रभार दिया गया था जिलों का, उन लोगों ने क्या किया। तो इस तरह से एक फीडबैक बैठक इसको कह सकते हैं कि बीजेपी आज जो पार्टी पदाधिकारी, बीजेपी के महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, साथ में सीएम के भी आने की संभावना है। तो इस बैठक में सभी लोग रहेंगे। पार्टी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है पार्टी कार्यालय पर और ये एक फीडबैक बैठक भी कह सकते हैं कि जो जितनी अभियान चले, क्योंकि अब 2019 का चुनाव सामने है और उसको लेकर के दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। उससे पहले यूपी में लखनऊ में बैठक रखी गई है, क्योंकि संगठन में अगर मोर्चा प्रकोष्ठों की बात करें तो वो भी अभी नहीं घोषणा हुई है। उसको भी लेकर के आज फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी कि मोर्चा और प्रकोष्ठ का गठन होगा और कौन कौन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी बैठक जो है आज की, एक हम कह सकते हैं कि मिशन 2000। क्या हम ये मान के चलें कि जो आपने कहा कि कुछ नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, ये एक बात हुई। दूसरा ये भी उतना ही दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच का तालमेल
आपसी जो गुटबाजी होती है, अगर आप 2019 जहन में किए हुए हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना होगा, और कहीं ना कहीं मतभेद मनभेद है, क्या उस पर भी काम होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, तो इससे पहले जब अमित शाह का लखनऊ दौरा हुआ था, संगठन और सरकार को एक मंच पे लाने की जो उन्होंने कवायद की थी, उसका असर भी अब दिख रहा है। और आज की बैठक है, उसकी एक कड़ी है कि किस तरह से जब यहाँ के फीडबैक यहाँ दिल्ली में रखा जाएगा तो आखिरकार क्या काम हुआ, किस तरह से संगठन और सरकार ने मिलकर काम किया, क्योंकि मिशन 2019 सामने है और उसको लेकर के पूरी तैयारी करनी है। तो संगठन और सरकार को एकजुट होकर के काम करने की क्योंकि जो ग्राम स्वराज अभियान, जैसे कि मैंने चर्चा की, सौभाग्य योजना जो बिजली विभाग का कार्यक्रम है, और उज्ज्वला योजना, इस तरह की योजनाएं जो सरकार की हैं, जिसको जमीन पे पहुंचाने का काम संगठन कर रहा है, तो उसको लेकर के भी क्या फीडबैक है, क्या लोगों में इन कार्यक्रमों के प्रति क्या लोगों की रुचि रही, सारी चीजों पे आज चर्चा होगी। कैराना और नूरपुर का उपचुनाव है, उसको भी लेकर के यहाँ पे चर्चा रहेगी। तो इस तरह से चर्चा अहम रहेगी, क्योंकि यहाँ की जो आज की बैठक का निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं दिल्ली को देना होगा कि आखिरकार यूपी में क्या चल रहा है संगठन और सरकार के बीच। रंजना जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शरीक होंगे, ऐसी भी खबरें हैं। बिल्कुल, ये है कि जब गोरखपुर से वो चलेंगे तो उसके बाद पार्टी कार्यालय आएंगे, अभी तक की ये सूचना है। और उनके भी इस बैठक में, क्योंकि सरकार के पक्ष कौन रखेगा, आखिरकार जब वो आएंगे तभी सरकार का पक्ष यहाँ पे सामने आएगा। तो संगठन और सरकार के बीच की बैठक है ये, और इसमें संगठन का रोल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि मोर्चा और प्रकोष्ठों का गठन अभी नहीं हुआ है, तो उसके भी फाइनल आज हमें लगता है कि अंतिम मुहर लग जाएगी कि कौन कौन होगा, क्या होगा। तो इन सब चीजों को क्योंकि मिलकर ही चलना है, 2019 की तैयारी जो है वो संगठन और सरकार को मिल करके करनी है, तो सीएम की भी आने की पूरी संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे तमाम जानकारियों के लिए। तो सरकार और संगठन के बीच का तालमेल, मतभेद मनभेद उनको दूर करना, सरकार की तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना, और क्या कुछ हो रहा है प्रदेश में उसकी रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचानी, कई पहलू हैं जिस पर इसमें चर्चा। वैसे जैसे जैसे 2019 नजदीक आ रहा है, बीजेपी के दलित सांसदों के सुर बदलते जा रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले ने पार्टी की लीग से हटकर बयान दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कभी कहा जा रहा है हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। तो अगर भारत का संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा तो देश के बहुजन समाज ही नहीं, पूरे देश का अधिकार लोगों का खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के सभी प्रत्येक मूल निवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि भारत के लोकतंत्र को हम बचाएं। जी, ये बयान किसी विपक्ष के नेता का नहीं, बल्कि उस पार्टी के सांसद का है जिस पार्टी की सरकार केंद्र और सूबे में है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फूले हैं। इससे पहले भी ये पार्टी लाइन से हटकर बयान देती रही हैं। लखनऊ में बीते दिनों हुई आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ रैली में भी इनके बयान की खूब चर्चा थी। जिन्ना का मुद्दा हो या फिर बाबा साहब अम्बेडकर का, समय समय पर ये पार्टी से अलग बयान देकर चर्चा में रहती हैं। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि उनके कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत चल रही है, लेकिन जिन्ना के मुद्दे पर पार्टी उनसे सहमत नहीं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये सारी चीजें देख रहा है, और मुझे लगता है कि जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। लेकिन जहाँ तक बार बार बोलने की बात है, तो आपने देखा होगा कि कई विषयों पर उन्होंने अपने इतर विचार व्यक्त किए हैं, और उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि शायद वो इस तरह का बयान दे रही हैं। हम उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। सावित्रीबाई फूले के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि देर से ही सही बीजेपी के अंदर अब सही बात रखने वाले सामने आ रहे। विपक्ष तो हमेशा से ये बात कहता आया है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने अब सच बोलना शुरू कर दिया है, और सच को भारतीय जनता पार्टी न तो प्रतिपक्ष के सच को समझ पा रही है, न अपने सत्ता पक्ष के लोगों के सच को समझ पा रही है। पूरे देश के जो दलित सांसद हैं वो अपने दलितों की अधिकारों को लेकर के, अपने क्षेत्र में होने वाले विद्रोह जैसी स्थिति जो भाजपा के लिए बनी है उसको लेकर के
चिंतित हैं। सूबे की सियासत लगातार बदल रही। बयानों से लग रहा कि दलित सांसद अपनी अलग राह पकड़ रहे हैं। पार्टी और सरकार पर उंगली उठाने वाली सावित्रीबाई फुले इकलौती सांसद नहीं हैं। इससे पहले दलितों के मुद्दों पर सांसद छोटेलाल खैरवार, अशोक कुमार दोहरे, यशवंत सिंह, उदित राज खुलकर सामने आ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके इन सब पर बीजेपी अभी भी खामोश है। पार्टी लीग से हटकर लगातार बयान देने के बावजूद भी बीजेपी अपने दलित सांसदों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी दलितों के मुद्दे पर कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में अभी नहीं है, क्योंकि मिशन 2019 सामने है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर है। 12 मई की बात करें, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 340 पर पहुंचा। PM10 और PM 2.5 का स्तर बढ़कर 4 गुना तक पहुंच गया। जब हमारी टीम ने इस बारे में अधिकारियों से पूछा तो उनका कहना था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार धूल भरी आंधी की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला गाजियाबाद एक बार फिर सुर्खियों में है। फिलहाल गाजियाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में अपना नाम दर्ज करा चुका है। आपको बता दें, कल यानी कि 12 मई को गाजियाबाद में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 से भी ऊपर था। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ वाहन चल रहे हैं, सभी वाहनों से धुआं निकल रहा है, जिसके कारण पोल्यूशन की यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा हो गई है और देश का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद बन चुका है। आपको बता दें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 340 से भी ऊपर रहा था। वहीं अगर बात की जाए इस प्रदूषण के चलते सरकारी अस्पतालों में दमा और अस्थमा के मरीजों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। ज़रूरत है इस ओर विशेष ध्यान देने की, ताकि लोगों को प्रदूषण से होने वाली परेशानियों और बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद।